हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो फाइनली आप लोगों की जीके की सीरीज आज से शुरू हो रही है। एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए मैं जीके की सीरीज लाने वाली हूं। साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 3 वीडियो आपको डेली मिलने थे। करंट अफेयर तो देखिए मेरा ही फिक्स है कि मैं ही आप लोगों की डेली करंट अफेयर लूंगी। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे, ट्रेंडिंग टॉपिक भी मुझे ही पढ़ाना था। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों की डिमांड आ रही थी जीके सीरीज को लेकर के, तो एक मैम है, काफी अच्छी मैम है, काफी नॉलेज है इन्हें जीके वाले पोर्शन में। मैंने उन्हें हायर किया था, लेकिन बीते एक हफ्ते से ना उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और मुझे लगा वो ठीक हो जाएंगी तो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन अभी भी उनकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। और मैंने प्रॉमिस कर दिया था, तो फिर आप लोग कहते हैं कि मैम कह बस देती हैं, क्लासेस लाती नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, मैं ही आप लोगों की जीके की सीरीज कंटिन्यू करती हूँ। इसका एक एक कंटेंट मेरे ही द्वारा प्रिपेयर किया गया है और मिक्स है। देखो, इसमें आपका पॉलिटी भी है, जियोग्राफी भी है, आपका हिस्ट्री भी मिलेगा इसमें, आपका इकोनॉमी, इसके अलावा करंट अफेयर, बायोलॉजी, ऑल इन वन करंट अफेयर सॉरी टॉपिक होने वाला है ये। और ज्यादा नहीं, 25 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो 25 क्वेश्चन भी बहुत है। आप लोग जानते ही हैं क्लास की खास बात ये क्या है कि हम बाकी 4 ऑप्शन को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं तो अभी कुछ दिन कंटिन्यू करूंगी जब तक मैम ठीक नहीं हो जाती, बाकी आगे की सीरीज वही आपको प्रोवाइड कराएंगी। और आप लोग ये पूछेंगे कि किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं, रेलवे, एसएससी, पुलिस, है ना, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, इन सभी में जो जीके का पोर्शन पूछा जाता है वो मैंने यहाँ कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है आप लोगों के रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करती है। आप लोग सही से रिस्पॉन्स करेंगे तो ही हम इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा तो इसे हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन मैंने पॉलिटी से उठाए हैं और राष्ट्रपति वाला टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि आप जानते ही हैं जुलाई में अभी राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, इसलिए मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से आर्टिकल 56 हो जाएगा जो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित हो जाएगा। देखो, भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से 62, आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है, जिसमें कि कुछ कुछ ही हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 52 ये बताया गया है राष्ट्रपति के पद के बारे में, जो कि कहां से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। आर्टिकल 53 इसमें पावर के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों के बारे में। काफी सारी शक्तियां हैं, इनका तो पूरा टॉपिक है शक्तियों को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्षमतान की शक्ति है, आपातकालीन शक्ति, बहुत सारी शक्ति इसमें इंक्लूडेड है। वो मैं अलग से टॉपिक कवर कराऊंगी, केवल मोटा माटी हम ऊपर ऊपर का इसमें डिस्कस करते चल रहे हैं कि शक्तियों के बारे में है 53 में। फिर आर्टिकल 54 में आ जाइए। 54 भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, जो जो हाईलाइट कर रही हूं उसे इंपॉर्टेंट मार्क करना आप। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ये कहां से प्रेरित है, तो आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। और फिर आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कैसी प्रक्रिया, कि कैसे इनका चुनाव होगा, कौन कौन भाग लेंगे। निर्वाचन मंडल है, सॉरी, वो तो प्रक्रिया में मतलब कि गुप्त मतदान होगा, एकल संक्रमणी मत पद्धति वगैरह का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 56 ये बताया गया है कार्यकाल के बारे में। वैसे देखो, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 साल के लिए होता है ना, लेकिन ये अपने कार्यकाल के पहले भी 3 कारणों से हटा दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। कारण फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं, जैसे कि त्याग पत्र खुद ही दे दिए, या मृत्यु हो गई, या महाभियोग लाया गया, तो कार्यकाल से पहले भी हट जाते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन, भारत का जो राष्ट्रपति है ये कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, इसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। फिर आर्टिकल 58 योग्यता तो वही है, देखिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो। शर्तें हैं 59 में शर्तें, शपथ हो जाएगा आपका 60 में। शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो ना हो तो कोई भी मौजूदा न्यायाधीश। 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। 61 इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। आगे इसका डिस्कशन आएगा तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा आपको याद रखना है, पद 52 याद रखना है, कार्यकाल याद रखना है 56, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, चलो ये तो आपको याद ही हो गया।
और इनका निर्वाचन मंडल किसमें बताया है मैंने आप लोगों को? आर्टिकल 54 निर्वाचन मंडल, जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। निर्वाचन मंडल में जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुदुचेरी की विधान परिषद विधानसभा के इसमें निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के लोकसभा राज्यसभा दिल्ली पुदुचेरी। आगे है ऐसा क्वेश्चन, या नहीं होगा तो नेक्स्ट सीरीज में मैं ये ऐड कर लूंगी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखो महाभियोग आ ही गया ना टर्म। पहले तो ये आप जान लीजिए महाभियोग होता क्या है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे होने से पहले ही इन्हें पद से हटा देना, यही कहलाता है महाभियोग। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है जस्ट मैंने बताया है, यह आर्टिकल नंबर 61 में पूछा जा रहा है किसके द्वारा लाया जाता है? संसद के द्वारा। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के ऊपर ही लाया जा रहा है तो यहाँ आप लोकसभा और राज्यसभा को रिलेट करो। जरूरी नहीं कि पहले लोकसभा में लाया जाए या पहले राज्यसभा में लाया जाए, ये किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पूर्व सूचित करना होता है राष्ट्रपति को, यानी कि इन्हें 14 डेज पहले बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। और महाभियोग लाने से पहले 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। जब तक समर्थन नहीं होगा आप क्या है ये महाभियोग नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने लोकसभा में हमने क्या मतलब जो लाते हैं लोकसभा में पहले लाया गया महाभियोग, तो ये क्या कहलाएगा? पहला सदन कहलाएगा। और यहाँ लाया जा रहा है महाभियोग, इसलिए महाभियोग सदन भी इसे कह सकते हैं। यहाँ से जब ये 2/3 मत से पारित हो जाता है तब ये दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में चला गया, तो राज्यसभा में इसकी जांच होती है, इसलिए इसे जांच सदन भी कहा जाता है। जब राज्यसभा से भी 2/3 प्रस्ताव से पारित हो जाएगा तब तत्काल राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना है इसमें आप लोगों को कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग नहीं लाया गया है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक शामिल नहीं होते, ठीक है। चुनाव है, देखो बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू इनका नाम प्रस्तावित है। अभी देखना होगा जुलाई में चुनाव है तो क्या निकल करके सामने आता है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, मैंने बता दिया है। तो 2 ही क्वेश्चन है, अच्छा 3 क्वेश्चन है राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो इनकी जो क्षमादान शक्तियां हैं ये आर्टिकल 72 में क्षमादान, इसके बाद महाभियोग है आर्टिकल 51 में, संसद है 79 में, राज्यसभा है आर्टिकल 80 में, जबकि लोकसभा हो जाएगी आर्टिकल 81 में। 56 के बारे में मैंने क्या बताया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्यकाल 56। अगला प्रश्न है 1946 का जो कैबिनेट मिशन था ये 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? देखो ये जो कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन ये भारत कब आया था? 1946 में, जिसमें कि एक अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम क्या था? सर पैट्रिक लॉरेंस, और इसके 2 मेंबर थे, सर स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो कौन सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी, ये इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो औपचारिक प्रतिपादन ये किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। एम एन रॉय नहीं समझ आ रहा तो मानवेंद्र नाथ रॉय, इनका नाम याद रखेंगे। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? देखो जैसे कि हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी क्या है? एक तरह का ग्रह है। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इन ग्रहों की भी परिक्रमा जो करते हैं इन्हें हम कहते हैं उपग्रह, है ना, यानी कि सैटेलाइट। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है इसका नाम क्या है? चंद्रमा मामा पृथ्वी का उपग्रह है। लेकिन ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, जिसकी कोई भी परिक्रमा नहीं करता, इसका नाम हो जाएगा बुध और शुक्र। तो बुध शुक्र के नहीं है लेकिन बाकियों के तो हैं, तो अदर ऑप्शन को हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे बुध का नहीं है, शनि का एक प्रसिद्ध उपग्रह है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, ये हो जाएगा टाइटन। बुध का नहीं है, मंगल का रिलेट करो, फोबोस और डीबोस, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर मंगल हो गया, शुक्र का तो नहीं है। देखो ये सन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके कहलाएंगे आंतरिक ग्रह, स्टार्टिंग के 4। फिर इसके बाहर जुपिटर, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये कहलाएंगे बाहरी ग्रह। समझ गए? आप देख पा रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं मून, चंदा मामा। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में कम तीव्रता से चलता है, यानी कि ज्यादा समय लेता है?
यही मतलब हुआ ना, सबसे कम तीव्रता से, वही मतलब होगा। तो शनि है जो कि सबसे कम तीव्रता से चलेगा। देखो, भारत भारत कह रही हूँ, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही 6-6 घंटे काउंट होते जाते हैं, तो 4 साल में कितना होता है? 24 घंटे। इसलिए 4 साल में 1 साल बढ़ जाता है, लीप ईयर जिसे हम कहते हैं। तो पृथ्वी का आप कह सकते हैं हमारे 30 साल के बराबर शनि का 1 साल होता है। तो सबसे कम धीरे धीरे यही चलता है, सबसे आराम से सूर्य की परिक्रमा लगाता है। सबसे जल्दी कौन लगा लेता है? तो ये बुध लगा लेता है। बुध को 88 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में कौन ज्यादा समय लगाता है, कौन कम, ये मैं स्पष्ट कर दूंगी क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ये कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, अच्छा एक चीज, जिस क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूजन होगा ना, तो वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। पहली क्लास है इसलिए ये कमेंट बॉक्स एक बार ना आप लोग जरूर से चेक कर लेंगे। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो कि चंद्रमा यानी कि मून में है। देखिए, जुलाई 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ना, इन्होंने चंद्रमा पर मतलब कि ये लैंडिंग किए थे। इनका जो स्पेसशिप था ईगल, इसके माध्यम से, तो ये ईगल स्पेसशिप जहां लैंड किया था उसी जगह को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है। चंद्रमा आप जानते ही हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो ये हो जाएगा शुक्र। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि इसकी स्थितियां मतलब कि जैसे पृथ्वी में जीवन की संभावना है, सेम वैसे ही वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र में भी जीवन की संभावना है। तो इस पर रिसर्च करने के लिए जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, ये अपना वीनस मिशन, पहला जो वीनस मिशन है ये भेजने जा रही है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में। किलिमंजारो, अब ये ज्योग्राफी का सवाल आ गया आपका। किलिमंजारो कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यदि आप लोग करंट अफेयर डेली देखते हैं तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि वर्ल्ड मैप में अफ्रीका कहाँ एग्जिस्ट करता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा और ये विषुवत रेखा ये गुजरती है। यही आप क्या देख पा रहे हैं? तंजानिया, और इसी तंजानिया के पास स्थित है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसकी जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 5895 मीटर। और इस पर चढ़ाई करने वाले भारत के, या आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति ये बने थे विराट चंद्रा। करंट का सवाल है, ये भारतीय मूल के, भारत के ही थे जिन्होंने इस पर चढ़ाई की थी। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी एकांका गुआ। और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी माउंट मैकिनले। अगला प्रश्न है किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, आप जानते ही, तिब्बत का पठार, जहां से एशिया की सबसे लंबी रिवर निकलती है। इसका नाम क्या है आगे डिस्कस करेंगे। तो तिब्बत का पठार, इसे ही विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नेशनल पार्क से रिलेटेड रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं है? तो मरुभूमि है, रणथंभौर है, सरिस्का, केवला देव, ये सभी यही है। बांधवगढ़ नहीं है। तो बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क ही हो जाएगा। इसके अलावा देखो, राजस्थान का डिस्कशन आया है तो आप लोग रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेट कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में इसे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। एक एक और रिलेट कर लो, जम्मू कश्मीर में क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क, जबकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में हो जाएगी। असम में 7 नेशनल पार्क है और 7वां अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है दिहंग पटकाई नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश का 2 रिलेट कर सकते हैं, तो नाम दफा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम दफा के अलावा मोरेंग भी रिलेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न रिवर से रिलेटेड है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी, सब जानते हो, बेसिक है, किस सागर में जाकर के गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। देखो जस्ट मैंने यहाँ तंजानिया की लोकेशन बताई थी माउंट किलिमंजारो की, यहीं ऊपर में देखोगे ना आप तो ये है लेक विक्टोरिया। इसी लेक विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील, ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूँ। व्हाइट नील जो है इसी विक्टोरिया लेक से निकलती है। विक्टोरिया लेक से निकलने के बाद यहाँ इथियोपिया का जो ताना लेक है यहां से ब्लू नील इसमें मिल जाती है। मतलब सॉरी, मिलती यहां नहीं है। व्हाइट नील निकली कहां से? विक्टोरिया से। ब्लू नील कहां से निकली? इथियोपिया के ताना लेक से। ये दोनों धाराएं ना
आगे जाकर के सूडान की जो राजधानी है खार्तूम, यहाँ जाकर के मिल जाती हैं। कौन मिलती है? व्हाइट नील और ब्लू नील, तब जाकर के ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी कहलाती है और अंत में ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी यदि लंबाई की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी 6690 किलोमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट सॉरी, माफ कीजिएगा, लंबाई हो जाएगी। ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। यांगशी नदी कहाँ से निकलती है? देखो, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगशी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। तो यांगशी नदी निकलती है तिब्बत के पठार से और तिब्बत के पठार की लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इस रिवर की लंबाई हो जाएगी 5797 किलोमीटर और ये चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। अगला प्रश्न, ये कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। निम्नलिखित में से कौन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो जैसे कि स्पष्ट हो रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड ये बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है, ये विटामिन सी का ही रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से सदस्य होते हैं? देखो, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B3 के बाद फिर B5, B6, B7, B9 और B12, है ना? तो B1 का जो नाम है ये क्या है? थायमीन, थायमीन है। B2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। बस यहाँ चार्ट रख लेती तो ज्यादा आसानी होती समझाने में। B3 का क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा। पेंटोथेनिक ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा B5 का। B6 का क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन ये हो जाएगा B6 का। इसके अलावा यदि मैं बात करूं B7 की तो बायोटीन ये हो जाएगा B7 का। B7 के बाद आता है B9 तो फॉलिक ये हो जाएगा B9 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना B12 तो इसका क्या हो जाएगा? B12 का है साइनो कोबालमिन, कोबालमिन ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवक वे पौधे होते हैं जिसमें कमी होती है। तो किसकी कमी होती है कवकों में? याद है, बेसिक हम लोगों ने वैसे पढ़ रखा है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो खुद अपना भोजन बनाए स्वपोषी कहलाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये भोजन बनाते हैं जिससे वे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से क्या उत्पादित करते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये उत्पादन करते हैं और ऑक्सीजन पौधों द्वारा जारी की जाती है जो आगे मनुष्य और अन्य जानवर यानी कि हम भी ग्रहण ही करते हैं जो कि पौधों द्वारा रिलीज की जाने वाली ऑक्सीजन है। लेकिन कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल की कमी होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संलग्न नहीं हो पाते हैं। तो इसमें किसकी कमी होती है? क्लोरोफिल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? यकृत के बारे में बेसिक में आपको बता दूं, आप जानते ही हो, ये शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और इसमें कई कार्य हैं इसके, लेकिन इसका प्रजनन का कार्य नहीं है। ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, पित्त उत्पादन में ये मदद करता है, रसायनों को भी डिटॉक्सिफाई करता है, दवाओं को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन प्रजनन में तो ये भाग नहीं लेता। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। शरीर का तापमान ये कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस में नियंत्रित ये होता है। ये मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। और फिर पीयूष ग्रंथि, पीयूष के बारे में तो यहां से नहीं डिस्कस करना है, चलिए इतना ही। हाइपोथैलेमस से इसका जो तापमान है ये नियंत्रित होता है। हमारे शरीर का ही जो आंतरिक तापमान है ना, तो ये मस्तिष्क का हिस्सा है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसी के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है? तो बस एक लाइन में याद रखो, टाइलिन नामक एंजाइम जो कि लार में मौजूद होता है। ये बायोलॉजी के प्रश्न आपके होते हैं। अच्छा, कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्कशन है ना, ये देखो, ये मैं मिस कर गई थी। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे आप मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर पीयूष ग्रंथि भी आप इसे कह सकते हैं। 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। लीवर के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गई। लीवर जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है और 15 से 22 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। मानव शरीर में देख सकते हैं आप कहाँ है लीवर की लोकेशन, ये ग्रास नली, ग्रास नली के बाद लीवर है, लीवर के बाद आपका स्टोमाच पेट है, फिर पैंक्रियाज है, फिर आपका बड़ी आंत, ये जो है ये बड़ी आंत है और अंदर में आपका ये छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के 4 क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 से मैंने करंट अफेयर के रखे हैं।
जो कि अभी हाल ही में चर्चा में थे। तो अवार्ड से रिलेटेड है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीत लिया है? टॉम ऑफ सेंडे ने। किसकी रचना है? गीतांजलि श्री की, है ना? और वैसे गीतांजलि रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, जिन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये है अरुंधति रॉय की रचना, इन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है। और फिर लाल सलाम ये स्मृति ईरानी का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो इस बार आईपीएल में दो नई टीमें शामिल हुई थी, लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस। गुजरात ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। इसका जो फिनाले है ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, कहाँ है ये तो आप लोगों को मालूम है, तो ये गुजरात में स्थित है ना? और गुजरात में स्थित है, इसकी बैठक क्षमता 1,10,000 लोगों की है। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे तब इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का जो आयोजन है ये किया गया था। आईपीएल के बारे में यदि हम बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका पूरा नाम है। T20 फॉर्मेट में मैच खेला जाता है, बीसीसीआई के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अभी याद रखना कि अभी जो आईपीएल संपन्न हुआ ना, इसकी टाइटल स्पॉन्सर कंपनी जो थी ये टाटा थी। विजेता गुजरात टाइटंस, उप विजेता राजस्थान रॉयल्स। इसमें ऑरेंज कैप किसे मिलता है आपको मालूम है ना? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो 863 रन बनाए किसने? जॉस बटलर ने। ये रहे ऑरेंज कैप के विजेता। फिर पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो पर्पल कैप यानी कि टोटल 27 विकेट लेकर के जो यजुवेंद्र चहल है, इन्होंने पर्पल कैप अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है भारत के नए लोकपाल। देखो पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, अभी हाल ही में प्रदीप कुमार मोहंती बन गए हैं। एसएस मुंद्रा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एसएस मुंद्रा होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष राजीव कुमार, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नए बनाए गए। सलील एस पारेख जो प्रसिद्ध आईटी कंपनी है इन्फोसिस, इसके दोबारा से एमडी सीईओ ये बन गए हैं। अब ये जो अंतिम प्रश्न इंपॉर्टेंट डे का मैंने रखा है, 31 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस बार की थीम थी तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा देखो तंबाकू के रोकथाम के लिए जिस राज्य ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो कौन सा है? झारखंड, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो ये एडिशनल जानकारी जो कि आप रिलेट कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि जीके का सीरीज है तो जीके की तरह ही हर टॉपिक को इसमें मिक्स करें हम। हालांकि इसमें हिस्ट्री और इकोनॉमी आज छूट गया है। 25 क्वेश्चन ही रखते तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वाले में हिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन पिक कर लूं। ठीक है। अब आप लोगों को अपनी फीडबैक देना है, क्योंकि आपका फीडबैक और व्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। कितनी मेहनत लगती है इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में। मेरे अकॉर्डिंग यदि व्यूज आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तभी ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहेगी। वरना हम और कुछ करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं मेरा शेड्यूल, मुझे खान सर के एप्लीकेशन में भी पढ़ाना पड़ता है। वो तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने समय निकाला कि भाई स्टूडेंट इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे भी मैंने अपना शेड्यूल मैनेज किया है, लेकिन कोशिश की है कि आप लोगों तक बेहतरीन कंटेंट पहुंच सके। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप जैसा कहें, जैसा रिस्पॉन्स दें, आप लोगों के ऊपर आगे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नहीं मिलेंगे कह सकती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स, जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।